This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निष्ठों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुश्री नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं और आज की फैकल्टी भी हैं, वो उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनु ठुकराल जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी हम लोग स्वागत कर रहे हैं जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है, हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्च है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग सुशील कुमार जी का भी स्वागत कर रहे हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और हमारी आश्रम व्यवस्था में सहयोगी हैं। तो हम पुनः
नीतू जैन मैडम का स्वागत करेंगे। हम लोग अब चाइनीज में हम लोग डायग्नोसिस चैप्टर 9 है, टेटा 7 में चैप्टर 9 डायग्नोसिस है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं ओवर टू नीतू जैन मैडम, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि सर ने बताया, आज हम टटाइज 7 पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टटाइज 7 चैप्टर 9 डायग्नोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि डायग्नोस मतलब रोग का निदान करना। अगर हम डायग्नोस ही सही नहीं करेंगे किसी चीज का, तो हम उपचार कैसे करेंगे? तो डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हम किसी रोगी को, जो भी रोगी हमारे पास आता है, उसको देखते हैं। उसकी कई चीजों को हमें देखना पड़ता है। थेरेपिस्ट को वहाँ उसको शांति से बैठता है, उसकी चाल-ढाल, उसके बोलने का ढंग, उसकी सूंघ-कर, ये आप आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डायग्नोज़ करते हैं और फिर उसकी बीमारी को अच्छे से सुनना होता है और तब हम उसके इलाज के आगे बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में हमारा शरीर में जो बाहर कोई संकेत होते हैं, उसके रोगों को देखकर शरीर के अंदर के ऑर्गन्स की कार्यक्षमता रोगों का पता लगाया जा सकता है। कि जैसे कि मान लीजिए बाहर कोई फुंसी हो गई। अब कोई फुंसी हुई तो वो फुंसी ज़रूरी नहीं है कि वो फुंसी उसी जगह की कोई प्रॉब्लम के कारण हुई हो। वो ये भी हो सकता है कि किसी ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हो और उस ऑर्गन में वो कहाँ पर वो प्रॉब्लम है और किस लेवल तक वो प्रॉब्लम हो गई है। तो ये चाइनीज़ एक्यूपंक्चर में एक इसकी एक विधि है कि इसको डायग्नोज़ करना होता है कि किस तरह से हम इसको डायग्नोज़ करें। तो चीन में कहा कहते हैं कि शरीर के अगर बाहर हम देखते हैं, तो हम अंदर को भी हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो बाहर की बीमारी अंदर का पता लगाने में हेल्प करती है। तो ये अंदर के ऑर्गन्स का अगर हम उपचार करते हैं, तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है और बाहर के लक्षण व संकेत भी ठीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए प्यास नहीं लग रही है, इसका मतलब नेचुरल है, हम समझ सकते हैं कि अंदर ठंड है। तो अगर ठंड को हम ठीक कर देंगे, तो प्यास लगने लग जाएगी। अगर उसको गर्मी को बढ़ा देंगे, ठंड को कम कर देंगे, गर्मी को बढ़ा देंगे, तो प्यास लगने लग जाएगी। हम जानते हैं गॉल ब्लैडर हमारा निर्णय लेने में हेल्प करता है। तो अगर किसी में अगर निर्णय लेने का अभाव है, मतलब वो डिसीज़न नहीं ले पाता है, तो उसके लिए हम गॉल ब्लैडर को ट्रीट करेंगे। गॉल ब्लैडर में ऊर्जा का अभाव है, उसको हम ट्रीट करेंगे। इसी तरह से रोगी बात नहीं करना चाहे, तो स्प्लीन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, स्प्लीन में कमज़ोरी है, तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी को हम टोन करेंगे। तो इस तरह से यूरिन करने के बाद अगर पेन हो रहा है, तो यूबी में डेफिशिएंसी है, तो यूबी को टोन करेंगे। अगर कोई स्टूल पास करने के बाद में अगर दर्द होता है, तो इसका मतलब है एलआई में कहीं न कहीं एलआई की डेफिशिएंट है। और इसके अपोज़िट अगर स्टूल करने के पहले अगर इसको स्टूल करने के बाद में ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब एक्सेस है। तो इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन को या तो हम टोन या सेडेट करके ठीक कर सकते हैं। तो ये हम इस तरह से अच्छे से देख-दिखा के और एक्यूपंक्चर के द्वारा हम उसका उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से चर्म, स्किन, उसका कलर, बोन्स, रोग का मार्ग कहाँ हो रहा है, दर्द का स्थान, दर्द का प्रकार, शून्यपन का स्थान, शून्यपन का मार्ग, अगर क्रैम्प आ रहे हैं वो, ऐंठन का मार्ग, उसकी स्मेल कैसी है, स्टूल, यूरिन, स्वेट, वॉइस, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, उसकी टंग देख के उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसकी पल्स देख के, कद-काठी, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे। भूख-प्यास, विषाद, उन्माद, ये सब देखकर हम उसके पता कर सकते हैं। जीभ के साइड में जैसे कि अगर मान लीजिए दाँत के निशान हैं, तो इसका मतलब स्प्लीन डेफिशिएंट है। स्प्लीन हमारा आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहलाता है। तो इसी तरह से एक शरीर के एक भाग को अगर देखते हैं, तो शरीर के सारे रोगों का पता लगाने की कला चीन में विकसित हुई है। तो इस तरह से अगर सूजन आई है किसी जगह पर बहुत ज़्यादा, तो वो बता देता है कि कहाँ कैसी सूजन है और उसका उपचार किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि हम जाते हैं, कहीं पर कपड़ा लेने जाते हैं, तो हम कपड़े को छूते हैं, छू के देखते हैं कि वो कॉटन का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, किस तरह का कपड़ा है, उसको छूते हैं और छू के हम अंदाज़ लगाते हैं पूरा थान कैसा है। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी का किसी एक पार्ट को हम देखते हैं, तो उस पूरी बॉडी का हम अंदाज़ एक तरह से थोड़ा मोटा-मोटा हम उसका पता कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
तो नब्ज देखकर, वर्ण देखकर, आवाज सुनकर, शरीर को देखकर रोग कहाँ है इसका हम पता कर सकते हैं। इसी तरह से रोगों के डायग्नोज के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो बीमारी होती है वो सिर्फ मेरिडियन स्तर पर होती है। मेरिडियन स्तर पर होना यानी कि ऊपरी स्तर पर, मतलब शरीर मेरिडियन का संबंध शरीर के बाहरी भाग से होता है। तो शरीर के बाहरी भाग में जो ऊर्जा होती है उसको हम सतही ऊर्जा कहते हैं, बाहर की ऊर्जा। तो सुपरफिशियल ऊर्जा। तो शरीर का जो बाहरी भाग होता है वो हमारा चर्म, स्किन और मसल्स का से करीब होता है। तो वो वाला होता है, तो वो देख सकते हैं हम। इसके अलावा अगर ऑर्गन्स अंदर डिजीज अगर ऑर्गन स्तर पर हो गई है, तो ऑर्गन्स का जो रिलेशन होता है वो शरीर के अंदरूनी भाग से होता है। और अंदरूनी वाले में हमारी डीप एनर्जेटिक लेयर वाली में प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर उसमें अंदर वाले ऑर्गन्स में हड्डियाँ भी आती हैं और अंदर के ऑर्गन्स आते हैं। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डिज़ीज़ जो होती है वो ऑर्गन और मेरिडियन दोनों लेवल पर होती है, तो उसका उपचार थोड़ा-सा लंबा होता है, अधिक समय लेता है। तो तीनों की पहचान करने के अलग-अलग सिद्धांत होते हैं। ये देखना पड़ता है कि रोग कहीं न कहीं या तो एनर्जी बढ़ी हुई है या एनर्जी घटी हुई है। अगर एनर्जी बढ़ी हुई है तो उसे हम सेडेट करना पड़ता है, घटी हुई है तो उसे हमें टोन करना पड़ता है। तो उसका भी हम देखना पड़ता है कि कहाँ पे एनर्जी बढ़ी है, कौन-सी मेरिडियन में बढ़ी है, कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। इसके बहुत सारे अलग-अलग नियम होते हैं। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर अगर किसी के कंधे में दर्द है, अब कंधे में दर्द है, लेकिन अगर सिर्फ़ अगर कंधे में दर्द है और बड़ी आँत की मेरिडियन है जा रही है वहाँ पर, लेकिन बड़ी आँत में लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है सिर्फ़ मेरिडियन में प्रॉब्लम है, तो हम मेरिडियन का ट्रीटमेंट करेंगे। अंदर में ऑर्गन्स का मतलब वो इफेक्टेड नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी के कंधे में लार्ज इंटेस्टाइन वाली जगह पर मेरिडियन में पेन है, लेकिन उसके अगर स्टूल में म्यूकस जा रहा है और स्टूल में ब्लड जा रहा है, तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है और वो जो उसका जो असर आ रहा है, उसको जो दिख रहा है, वो कंधे पर आ रहा है। तो उसका इलाज हम जो रूट है उसका, तो रूट है उसका लार्ज इंटेस्टाइन और फ्रूट है उसका कंधे पर जो। तो ये रूट और फ्रूट भी हमें देखना पड़ेगा कि कई बार कहीं प्रॉब्लम कहीं होती है और उसका मैनिफेस्टेशन कहीं होता है। तो वो अगर हम रूट का इलाज कर देंगे, तो वो फ्रूट भी ठीक हो जाएगा। कई बार लेकिन इस तरह से भी कई पेशेंट्स आते हैं कि इसमें रूट और फ्रूट 2 चीज़ें होती हैं। कई बार हमें रूट का इलाज पहले करना होता है, फ्रूट का बाद में करना होता है। कई बार लेकिन हमें ये भी होता है कि जो फ्रूट होता है, जो सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो उन सिम्पटम्स का इलाज पहले करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि पेशेंट आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, एक्यूट प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है, कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो रही है और अगर हम उसके रूट में चले जाएँगे, तो पेशेंट भाग जाएगा। वो सोचेगा इतना टाइम लग रहा है, तो जिस पेन से परेशान है, तो पहले उसका पेन कम करना पड़ेगा, उसे उस चीज़ का इलाज देना पड़ेगा, उसके बाद हम रूट पर जाएँगे। फिर हम रूट का इलाज करेंगे तो वो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। कभी-कभी ये भी करना पड़ता है, रूट और फ्रूट दोनों का इलाज हमें साथ-साथ करना पड़ता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और दिख भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रही है और अंदर जो रूट में प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जा रही है। तो दोनों की प्रॉब्लम हमें एक साथ कई बार हमें ट्रीट करनी पड़ती है। तो इस तरह से अलग-अलग, अलग-अलग इसके हमारे इसके नियम होते हैं। तो अलग-अलग नियम के हिसाब से हम इसको ट्रीट करते हैं। इसके बहुत सारे होते हैं जैसे कि कई कई बार होता है मंद दर्द होता है, मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है। अलग-अलग बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, वो हम आगे डायग्नोज़ में उसे अच्छे से पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कई बार रोग बहुत पुराना होता है, अगर 6 महीने से पुराना रोग है तो क्रॉनिक हो गया है और अगर 6 म तो थोड़ा जल्दी हो रहा है तो 3-4 दिन 10 दिन के अंदर-अंदर है, तो उसे हम एक्यूट बोलेंगे। तो उसकी प्रॉब्लम हम उसी हिसाब से उसको देख के ठीक करेंगे। और उपचार के सिद्धांत अलग-अलग होते हैं कि कब टोन करना है, रोग का उपचार रोग की जड़ जड़ अब जैसे जड़ और लक्षण दोनों का उपचार इसके कुछ एक एग्ज़ाम्पल है जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ में जड़ भी होता है और उसकी शाखाएँ भी होती हैं। जड़ ज़मीन में होती हैं और शाखाएँ ऊपर होती हैं, जड़ दिखती नहीं है लेकिन शाखाएँ दिखती हैं। अब शाखाएँ यानी कि दिख रहा है, अगर रोग शाखाओं में है तो वो दिख रहा है। अगर शरीर में बाहर आए लक्षणों को देख के पता करना होता है कि अंदर कौन-सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है बहुत ज़्यादा, उसको ठंड भी लग रही है और उसको बहुत ज़्यादा थकान है, उसको भूख नहीं लग रही है।
उसको तनाव भी है पेट में, तो ये सारे सिम्पटम्स स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के बता रहे हैं। तो अगर स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का उपचार देंगे, तो ये सिम्पटम्स ठीक हो जाएँगे। तो इसमें हमने हमने क्या किया है कि बीमारी की जड़ का उपचार किया है, इसका फ्रूट का उपचार नहीं किया है। जड़ का उपचार किया है, तो वो ठीक हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कई बार ये होता है कि जैसे कोई पर्सन आया है, वो कोई पेशेंट आया है, उसे सर में दर्द हो रहा है। तो सर में दर्द हो रहा है, उसको फ़ीवर भी है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी स्टिफ़ हो रही है और उसको सर्दी पसंद नहीं आ रही है, नाक बह रही है उसकी, बहुत ज़्यादा स्नीज़िंग हो रही है, तो उसको कोल्ड हो कफ़ हो रहा है, उसकी पल्स भी फ्लोटिंग हो रही है। तो इसका मतलब है एक्सटर्नल विंड अटैक हुआ है उसको। तो अब एक्सटर्नल विंड अटैक हुआ है, तो हम एक्सटर्नल विंड का अटैक का उसको उपचार देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें मैनिफेस्टेशन का हम उपचार देंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन दिख क्या रहा है कि वो सारी बीमारी दिख रही हैं, ये बीमारियाँ सीधे-सीधे बता रही हैं कि एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स, तो हम उसका उपचार देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि कई बार ये भी होता है कि हमें दोनों चीज़ का उपचार एक साथ करना पड़ता है। उसका भी अलग-अलग कारण होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई बुजुर्ग पर्सन आया है, पेशेंट आया है, उसको स्प्लिन यांग की डेफिशिएंसी है। तो उसको डायरिया भी है बहुत ज़्यादा, तो रूट का उपचार करना है, स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी देनी है और सिम्पटम है उसका डायरिया है। तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली साथ-साथ उपचार करेंगे। तो स्प्लिन स्प्लिन यांग को टोन भी करेंगे और डायरिया को भी हम ट्रीट करेंगे, क्योंकि डायरिया ऐसी प्रॉब्लम है कि उसका वेट नहीं कर सकते। तो दोनों चीज़ें हम साथ-साथ देंगे तो उसका उपचार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कई बार ये भी होता है कि रोग की जड़ एक होती है और मैनिफेस्टेशन उसके बहुत सारे होते हैं, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। और कई बार ये भी होता है जड़ एक से अधिक होती है, एक से ज़्यादा जड़ें होती हैं बीमारी, एक से अधिक जड़ें हो सकती है बीमारी की। उसका कारण अलग-अलग समय में अलग-अलग कारणों से हो सकता है कि रोग एक साथ प्रकट हुआ है, लेकिन अलग-अलग कई कारण हो सकते हैं। तो अलग-अलग उसके लक्षण प्रकट होते हैं, तो उसके उपचार के लिए सारे जड़ों को पहचान करना पड़ता है हमें और उसका उपचार करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके घुटने में दर्द है या किसी अन्य जोड़ पर दर्द है, बाद में दर्द ठीक भी हो गया मान लीजिए। अब बाद में क्या हुआ, दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन अगर बाहरी ठंड का अटैक हुआ, कोल्ड का अटैक हुआ और डैम्पनेस का अटैक हुआ, तो वापस से पेन होने लग गया। अब बीमारी की 2 जड़ें हुई, एक तो उसको चोट लगी थी, तो उसके कारण स्टैग्नेशन ऑफ की हुई थी और दूसरा उसको एक्सटर्नल कोल्ड और विंड का अटैक हुआ है, ह्यूमिडिटी का भी अटैक हुआ है, तो वो जोड़ों पर पुनः दर्द होने लग गया। तो जोड़ों का उपचार एक साथ करेंगे तो मैनिफेस्टेशन ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर व्यक्ति के खान-पान की गड़बड़ी हो रही है, फैटी लिवर हो गया है, बाद में मान लीजिए फैटी लिवर हो गया है और बाद में ग्रोथ को दबाए दबाए रखा, तो लिवर यांग राइजिंग हो गई उसकी। अब बीमारी की 2 जड़ें हो गई, फैटी लिवर भी हो गया, लिवर यांग राइजिंग, तो दोनों का उपचार हम एक साथ देंगे। तो इस तरह से अलग-अलग हम देख के उसका एक्सेस कब है, उसकी डेफिशिएंट कब है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। उसकी ऊर्जा कम हो रही है, उसका उसके जो पैथोजन है, उसको कब और कैसे निकाल के बाहर करना है, ये सब हम देख के उसे उपचार देंगे। अब हम देखते हैं, हम हमारी बुक में आते हैं कि डायग्नोज़ हमें कितने तरह से किया जा सकता है। तो डायग्नोज़ 4 प्रकार से कर सकते हैं कि एक तो देखकर देखकर कर सकते हैं, निरीक्षण करके, देख के मतलब निरीक्षण करके। उसमें हमारी आँख आती है, ये हमारे 5 ऑर्गन्स आते हैं, सेंस ऑर्गन्स आते हैं, तो देखकर यानी कि निरीक्षण करना, देखना यानी कि आँख के थ्रू, आँख से हम निरीक्षण करके उसको देख सकते हैं। दूसरा है हम सुनकर या सूँघकर, तो सुनकर या सूँघ पर में हमारे नाक और कान दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो इस तरह से हम उसका रोग का निदान कर सकते हैं। पूछकर हम निदान करेंगे, उससे पूछेंगे, उससे बातें वो बताएगा हमें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, उसको खूब सारी चीज़ें हम कई सारी चीज़ें पूछेंगे, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। एक हम फ़ील करके यानी कि पल्स देखकर, पल्स अगर हम इसके देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम डायग्नोज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए निरीक्षण करना है, तो निरीक्षण करने में हम क्या-क्या देख सकते हैं, शरीर की आकृति देख सकते हैं, उसकी शारीरिक अलग-अलग अंग, उसका जो भी उसके ऑर्गन्स हैं, उसका पार्ट है, बॉडी पार्ट्स है, उनकी कलर का निरीक्षण करके देख सकते हैं। उसका पूरा व्यक्तित्व देख सकते हैं हम।
उसकी चाल देख सकते हैं कि वो किस तरह चल रहा है, बहुत तेज़ चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है, किस तरह चल रहा है। उसकी स्किन पे कोई दाग-धब्बे तो नहीं है, उसको देख सकते हैं। उसकी आँख का निरीक्षण कर सकते हैं, उसके नाक का निरीक्षण कर सकते हैं कि नाक में से उसका कुछ लेशमा कोई बलगम बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है। उसके दाँत और नसुनों को गम्स का हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बाल देख सकते हैं कि बालों में बहुत ज़्यादा बाल पतला है, मोटा है या बाल झड़ रहे हैं या बालों में डैंड्रफ है। हाथ-पैर, नाखून का निरीक्षण कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एक्सक्रीशन का, जैसे कि अगर मुँह में साँस के साथ स्मेल आ रही है, मुँह में अगर वो साँस ले रहा है, उसके साथ स्मेल आ रही है, तो स्टमक हीट बढ़ी है, इसका ये रीज़न है। टंग देख सकते हैं हम। तो इस तरह से हम उसको देखकर, निरीक्षण करके, रोक कर निदान कर सकते हैं। सुनकर और सूँघने में हो गया कि रोगी की आवाज़ और बातें सुन सकते हैं उसको, तो ये सुनना हो गया। उसकी साँस किस तरह से ले रहा है, साँस में खर-खर की आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, किस तरह से हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। उसके मुँह से पसीने में उसके स्टूल और उसके यूरिन से स्मेल को मान लीजिए, अगर वो बता रहा है कि मल और मूत्र में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, तो यूबी और एलआई की हीट बहुत ज़्यादा है। अगर पसीने में वो बैठा है और आपको पसीने में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, तो इसका मतलब है लंग्स में ह्यूमिडिटी बढ़ी है। तो इस तरह से हम उसको सुनकर और सुनकर बता सकते हैं। पूछकर पूछकर हम उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि उसको ठंड लगती है या गर्मी लगती है और कहाँ लगती है उसको। दर्द का स्थान पूछ सकते हैं, रेफर्ड पेन हो सकता है कई बार कि वो बता रहा है कि मुझे यहाँ पेन है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कंधे में दर्द था, लेकिन वो उसका जड़ कहाँ थी? वो लार्ज इंटेस्टाइन में थी। तो इस तरह से वो पेन का स्थान और दर्द किस तरह का है वो बता सकता है। सर में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है और चक्कर आते हैं या नहीं आते हैं। लूज़ मोशंस उसको कितनी बार होते हैं और किस तरह के होते हैं। यूरिन के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। भूख के बारे में ले सकते हैं, भूख उसे लगती है या नहीं लगती है? लगती है तो किस तरह की लगती है? कितना खाना खाता है? उसके टाइमिंग्स क्या हैं? नींद उसको कितना आती है? टाइम पे सोता है या नहीं सोता है? उसको सुनाई कितना दे रहा है, उसकी आँख की प्रॉब्लम कोई तो नहीं है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स अगर लेडी है तो हम वो पूछ सकते हैं। तो ये हम पूछकर रोग का निदान कर सकते हैं। इसके अलावा पल्स देखकर, तो पल्स देखकर महसूस करना, जो हम पल्स देखते हैं तो वो फ़ील करते हैं, तो उसे हम फ़ील करना होगा। तो उसको हम उसको हम छूकर देख सकते हैं। तो कलाई के पास नब्ज़ इसका अलग-अलग है, कलाई के पास नब्ज़ देखते हैं, शरीर की नब्ज़ देखते हैं। तो इसमें भी अलग-अलग होता है, सर की नब्ज़ भी देखी जाती है, हाथ के बीच की नब्ज़ देखते हैं, पैर की नब्ज़ भी देखी जाती है। इस तरह से अलग-अलग नब्ज़ देखकर भी हम इसका निदान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 इस तरह के सिद्धांत निदान के डायग्नोस के सिद्धांत हैं कि 4 तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। अब है हमारा है डायग्नोस बाय लुकिंग, देखकर हमारे देख के में आने में हमारे बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं इसमें ए से लेके पी तक। तो ये सबसे पहला है हमारा रोगी का कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मानव शरीर हम जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है। वाटर, वुड, फायर, अर्थ और मेटल। ये 5 तत्व हैं हमारे पास। अब इसके अलावा हमारा 5 तत्व जो हैं, तो पाँचों तत्वों में से एक व्यक्ति होते तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में 5 तत्व सारे होते हैं। किसी की भी बॉडी में सारे तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। तो एक तत्व की अगर प्रधानता होती है, तो जैसे कि अगर इसके बारे में हम आगे देखते हैं, अभी आगे ढंग से पढ़ेंगे कि अगर वाटर कॉन्स्टिट्यूशन है, वाटर टाइप का है, तो वो किस तरह का होगा, वुड टाइप का है, तो वो किस तरह से होगा, फायर का टाइप का है, तो वो कैसा होगा, अर्थ टाइप का और मेटल टाइप का। तो सबके अलग-अलग सिम्पटम्स हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा चेंज इन द ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तो इसमें चेंज, जैसे कि एक तो लॉन्ग टर्म चेंजेस आते हैं कि बॉडी में हमारे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं और एक एकदम शॉर्ट, अभी हाल में ही एकदम से जो कोई चेंज आया है। यानी कि जैसे किसी का एकदम से आँखें हैं, आँखों में कोई चेंज आ गया कि कुछ दिन पहले तो हमने आपको देखा था इस तरह से लग रहा था, एकदम से कुछ चेंज आ गया। तो वो शॉर्ट टर्म चेंजेस कहलाते हैं। इसके अलावा चाल-ढाल हम देख सकते हैं। फिर हम सर के बाल देख सकते हैं। सर के बाल किडनी एसेंस को बताते हैं। चेहरे का वर्ण देख सकते हैं, फोरहेड, ललाट देख सकते हैं, आँखें देख सकते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। नाक को देख सकते हैं, फिर मुँह और लिप्स को, माउथ और लिप्स को देख सकते हैं, टीथ और गम्स को, थ्रोट को, नेल्स को, ईयर्स को, हैंड को, स्किन को और हमारे स्किन पे जो चर्म होती हैं, वो देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। तो ये हमारा डायग्राम बता रखा है, फिगर बता रखा है। देखिए वाटर टाइप को कंस्टिट्यूशन के लोग कैसे होते हैं। थोड़े-से स्थूलकाय होंगे वो, गोरे रंग के होते हैं। तो ये वाटर टाइप का कंस्टिट्यूशन जो सर दिखा रहे हैं। उसके बाद में हमारा ये वुड टाइप का बिल्कुल पतला-दुबला लंबा शरीर होता है। फिर फायर टाइप का,
उसके बाद में मेटल टाइप का जो शरीर होता है और ये अर्थ टाइप का होता है। तो इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके हम इसके जब पढ़ेंगे तो हम इसको देख सकते हैं कि इस तरह के लोग किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं वाटर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाटर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं वो गोल चेहरा होता है उनका, शरीर भी उनका गोल होता है, गोरा रंग होता है और नाटे कद वाले होते हैं उनका, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो उनका जो होते हैं बौने होते हैं, थोड़े से कद उनका छोटा होता है। उनका जो स्पाइन होती है वो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन मतलब स्पाइन लंबी होती है मीन्स कि जो सब पैरों की कंपैरिजन में जैसे रेशियो जो होता है, तो हम देखते हैं कि कुछ रेशियो बना हुआ होता है हमारी हर बॉडी का, लेकिन उनका जो वाटर टाइप का होता है, उनके पैरों की कंपैरिजन में जो उनका स्पाइन होती है वो थोड़ी लंबी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा एकदम से उग्र हो जाते हैं। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है और ये कभी कभी मिथ्याभाषी हो सकते हैं, ये सत्य को छिपाने वाले हो सकते हैं। कभी भी इनको जरूरत पड़े तो ये झूठ बोल सकते हैं और मोल तोल करना बहुत आता है। और ये व्यक्ति बहुत कामुक होते हैं, मैथुन के बहुत नए नए तरीके खोजना और एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संपर्क करना इनकी आदत में हो सकता है। जब इनको बीमारी आती है तो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, इतनी आसानी से सहन नहीं कर पाते हैं। जल्दी तो बीमार नहीं पड़ते हैं ये, लेकिन एक बार अगर बीमारी आ जाती है इनको, तो बीमारी ठीक होने में समय बहुत लगता है इनको। तो इसका कारण है कि बहुत ज्यादा मैथुन करना। सर एक सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा मैथुन के कारण ये इनकी इसमें किडनी एसेंस किडनी की कमी हो जाती है। हम जानते हैं किडनी एसेंस रूट होता है हमारा, तो किडनी एसेंस या किडनी की कमी के कारण ये हो जाता है, तो हम उसका उपचार इसमें देंगे। वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसका उपचार तो हमें करना ही है। लेकिन उसके अलावा वाटर टाइप और किडनी हमारी जो हम जानते हैं कि किडनी हमारी वाटर से रिलेटेड होती है। इसका जो हमारे हमने चार्ट देखा था उसमें वाटर एलिमेंट में किडनी और यूबी आते हैं। तो ये हम इसका सिम्टोमेटिक उपचार पहले करेंगे और फिर किडनी एसेंस का भी उपचार हम देंगे। तो किडनी एसेंस के बहुत अच्छे पॉइंट हैं, K3, K6, CV4, GV4, GV14। इसमें गॉल बेटा 20 है, गॉल बेटा 20 नहीं है, उसकी जगह GV20 आएगा। गवर्निंग वेसल 20, GB39, UB11, UB15 और एक पॉइंट और है UB23। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। K3 यहाँ पर ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जो किडनी को टोन करता है। K6 हमारा बहुत अच्छा पॉइंट है कि किडनी इनको टोनिफाई करता है और ये हमारे बॉडी का रेफ्रिजरेटर कहलाता है, कूलिंग कहलाता है। अगर हम इसे लगा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी को ठंडक मिल गई है, एसी चल गया है। CV4 सभी दरवाजों का प्रमुख पॉइंट होता है। GV4 ये जन्मजात संरचनात्मक ऊर्जा का पॉइंट कहलाता है। तो ये हमारा दोनों किडनियों के बीच में होता है जहाँ पे किडनी एसेंस इकट्ठा होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। किडनी और लिवर को ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हम इनको टोन करेंगे। इसके अलावा किडनी की कमजोरी से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वाटर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम इसे किडनी की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट देंगे। उसके लिए हम K3, CV4, GV4, UB23, UB47 और जिंगजोंग। ये UB23, 47 और जिंगजोंग ये बिल्कुल बराबर लाइन में आता है। CV3 के 3 कोन लेटरल दोनों तरफ ये पॉइंट आता है, जिंगजोंग पॉइंट। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। तो इन पॉइंट को टोन करने से हम किडनी इन डेफिशिएंसी को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वुड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं, उनका सांवला रंग होता है, थोड़ा सा कलर सांवला होता है। लंबे पुतले बहुत ज्यादा बहुत मतलब लंबे होते हैं और दुबले पतला शरीर होता है इनका। कंधे इनके शोल्डर बिल्कुल मजबूत और चौड़े होते हैं, हड्डियां भी मजबूत होती हैं, कमर बिल्कुल सीधी रहती है इनकी और पीठ भी सीधी रहती है और ये बहुत ज्यादा परिश्रम करने वाले होते हैं। और इनकी ये बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबा दुबला-पतला नहीं है और तो इसका मतलब है उसको लिवर की प्रॉब्लम है। वो टाइप है, लंबा-पतला नहीं है, लंबा दुबला-पतला नहीं है, तो इसका मतलब है लिवर की प्रॉब्लम है। तो सबसे इसका भी सबसे पहले हम सिम्प्टोमेटिक उपचार करेंगे। पहले हम इनका सिम्प्टोमेटिक उपचार करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और आराम मिलेगा,
तो हम इसमें क्योंकि वुड टाइप का यानी कि लिवर और गॉलब्लैडर से रिलेटेड है, तो लिवर का उपचार करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है वुड में कहीं ना कहीं फायर बढ़ रही है। तो लिवर में फायर बढ़ रही, लिवर फायर का हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे। तो वुड की अग्नि को घटाने के लिए हम जानते हैं लिवर 2, लिवर 3 बहुत अच्छे पॉइंट है हमारे। गॉलब्लैडर 13 और गॉलब्लैडर 20, ये चारों पॉइंट हमारे हम कई बार देख चुके हैं, इन्हें सेलेक्ट करना है। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है ये। लिवर 2 हमारा फायर पॉइंट है, लिवर 3 हमारा अर्थ पॉइंट है, इसे हैप्पी काम पॉइंट कहते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। GB13 हमारा लिवर की इन ऊर्जा को स्टेबल करके सभी प्रकार के वात दोषों का ही शमन करता है। इसे सेलेक्ट करने से लिवर यांग घट जाती है और मन को शांति मिलती है। गॉलब्लैडर 20 हमारा वात का तालाब है, इसे अगर सेलेक्ट करते हैं तो लिवर फायर घटती है और ऊपर की तरफ जो लिवर की आक्रमण करती है वो शांत हो जाती है और आंख और कनपट्टी का दर्द भी इससे ठीक हो जाता है। तो बहुत अच्छे पॉइंट है, माइग्रेन के लिए हम इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा वो टाइप ऑफ, अगर कोई फीमेल है, वो टाइप ऑफ वुमेन है, अगर लेडीज है कोई, अगर उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड है और उनको वॉमिटिंग ब्लड की हो रही है या नोज से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका मतलब है लिवर ब्लड स्ट्रेसेस। ये हमने पढ़ा था, ब्लड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लिवर ब्लड स्ट्रेसेस हो रही है तो इसका मतलब ब्लीडिंग हो रही है कहीं ना कहीं। तो लिवर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम इसमें ये जो पॉइंट देंगे वो है लिवर 3, गॉलब्लैडर 34, UB17, UB18, 20, SP10, ये सारे पॉइंट तो हम सेलेक्ट करेंगे। और CV6 हमारा ऊर्जा का सागर पॉइंट है, तो CV6 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, CV6 को हम टोन करेंगे। SP10 हमारा गोनेट्स के पास का बहुत अच्छा बेस्ट पॉइंट कहलाता है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट। अगर इन बिंदुओं से लाभ नहीं होता है तो उपचार में हम और जोड़ देंगे। तो ये हमें सर ने बता रखा है, लिवर 3, 3, 13, 14, ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। लिवर 13 हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट है सारे इन ऑर्गन्स के लिए। लिवर 14 हमारा फ्रेंडशिप पॉइंट है लिवर का। और गॉलब्लैडर 34, TW6, P6, ये TW6 P6 हमारा इनर पास पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इन पॉइंट को उन पॉइंट में जोड़ सकते हैं। और अगर इसी प्रकार अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखकर प्रोटोकॉल हमें तैयार करने चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फायर टाइप का। फायर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखते हैं तो फायर मीन्स अग्नि। तो अग्नि है तो इसका मतलब उसका जो चेहरे में होगा लाली प्रधान, रेडिश होगा उसका चेहरा। हड्डी जो उसकी ठुड्डी होगी, चिन होगी, वो नुकीली निकली हुई होगी। कर्ली हेयर होंगे, सिर पे बाल उनके बहुत कम होते हैं, छोटे हाथ होते हैं, नुकीला सर होता है और तेजी से चलने वाला होता है। फायर टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तेजी से काम करने वाले होते हैं, तीव्र गति से क्रियाशील होते हैं, स्वार्थ नहीं होता है उनमें, और सुंदरता के वो प्रशंसक होते हैं। उनके रक्त में बहुत ऊष्मा होती है, मतलब ब्लड उनका हीट अच्छे से होती है, एनर्जेटिक होते हैं वो बहुत ज्यादा, और इनकी आर्टरीज और वेन्स मजबूत होती हैं। अगर फायर कंस्टिट्यूशन का कोई व्यक्ति है लेकिन वो धीमे धीमे चल रहा है, तो इसका मतलब है उसका फायर यानी कि हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट में ऊर्जा कम हो गई है, हार्ट की डेफिशिएंसी हो गई है उसको। तो उसकी अगर हम टंग नोटिस करेंगे तो टंग में उसके बीच से नोक तक, तो क्योंकि हार्ट हमारा टिप पे, तो एक सीधी रेखा बनी हुई है, एक लाइन सी बनी हुई है, तो इसका मतलब है हार्ट की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एक सिम्टम होता है। तो इसमें हम H5, P6, CV6, CV17 और UB15, ये सारे पॉइंट हम टोन करेंगे। CV17 ये हमारा पेरिकार्डियम का फ्रंट पॉइंट है, फ्रंट पॉइंट है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। H7 आगे आएगा। CV6 ऊर्जा का सागर है ही, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट है अग्नि प्रधान। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का व्यक्ति है और उसका हाई बीपी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फायर बहुत ज्यादा है, हाई बीपी हो जाता है, तो उसका दो प्रकार की उसका रेस्टलेसनेस हो जाती है। एक तो होता है, उपचार दोनों के सेम ही है, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है कि बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, बहुत ज्यादा उग्रता आ रही है उसको, पूरा बॉडी उसकी एकदम हीट में गर्म हो रही है। रक्त की प्रधानता, इनका कारण हीट बहुत ज्यादा है, हार्ट में बहुत ज्यादा हीट है, हार्ट में हीट है, बहुत ज्यादा हीट नहीं है, हार्ट में हीट है। तो इसमें हम H7, H8, H9, CV15, ये चार पॉइंट तो हम सेलेक्ट करेंगे। और SP6, K6, ये दो पॉइंट हम यहाँ पे टोन करेंगे। K6 हमारा किडनी इनको टोन करता है,
तो H7 हमारी मानसिक उग्रता को घटाता है। H8 हमारा फायर पॉइंट है, हार्ट का फायर कम होती है इसको सेडेट करने से। H9 जिंगवेल पॉइंट है, इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। CV6 इसमें ऊर्जा का सागर है। और CV15 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ये पिट्यूटरी एक तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट है और पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत अच्छा पॉइंट है और पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और SP6 K6 ये दोनों पॉइंट अगर टोन करते हैं तो इन बढ़ती है और अग्नि को ठंडक मिलती है, जो अग्नि बढ़ी हुई है उसको ठंडक मिलती है। तो ये दो चीजें हो गई, लेकिन पॉइंट दोनों के सेम है कि एक तो साधारण बेचैनी, अनिद्रा, चौंकने की प्रवृत्ति, सपनों से बाधित निद्रा। तो ये अग्नि का अतिरेक, बहुत ज्यादा अग्नि, एक तो अग्नि हृदय में अत्यधिक गर्मी और हृदय में अग्नि का अतिरेक, बहुत ज्यादा अग्नि। तो ये दोनों के पॉइंट सेम ही H7 H8 H9 CV15 सेडेट करेंगे। SP6 और K6 ये हम यहाँ पर टोन करेंगे। तो ये हम यहाँ पर उपचार देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थ टाइप का, अर्थ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो व्यक्ति होंगे उनका सांवला रंग होगा। तो सांवला रंग हमने देखा था कि वुड टाइप में भी सांवला रंग था। तो बाकी दूसरी चीजें डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। स्थूलकाय होंगे, सर बड़ा होगा, पैर भी बड़े होंगे, उनकी थाइस बहुत मोटी होती है, जबड़ा भी चौड़ा होता है। फिर ये व्यक्ति होते हैं वो धीमे चलने वाले होते हैं, इनका कोई ज्यादा एम्बिशंस नहीं होता है, बहुत शांत होते हैं, उदार होते हैं। इनकी जो मसल्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं और दिमाग इनका मोटा होता है। कई बार हम बोलते हैं कि अरे उस व्यक्ति का दिमाग मोटा है। दिमाग मोटा है मतलब थोड़ा सोचता कम है, आराम से काम करता है, दिमाग मोटा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है। तो इस तरह के लोग अगर इनकी मसल्स कमजोर हो जाती हैं तो अर्थराइटिस, इनके अर्थराइटिस हो सकता है या रूमेटाइजाइन रूमेटाइज अर्थराइटिस हो सकता है, यानी कि बोन टेढ़ी होने लगती है। रूमेटाइड अर्थराइटिस में बोन टेढ़ी होने लगती हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए हम स्प्लीन की कमी होती है, अगर अगर स्प्लीन की कमी है तो जीभ के बीच के पास के दोनों किनारों में सूजन आ जाती है। स्प्लीन हमारी साइड में होती है, तो साइड में स्प्लीन के वहां स्पिन वाले एरिया में स्वेलिंग आ जाएगी जीभ में। और जीभ में छोटा एक आड़ा एक हॉरिजॉन्टल क्रैक भी आ जाएगा। भूख इसमें घट जाएगी, लूज मोशन होने लग जाएंगे, खाते ही ऐसा लगेगा पेट भारी हो गया है। तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। ये सारे के सारे सिम्टम स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, पेट से रिलेटेड है। यानी कि पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम में मायरेक्लस पॉइंट है ये। SP3 SP6 HT36 CV12 UB20 UB21 ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट है। और इनडाइजेशन अगर किसी को हो रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट है। SP3 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है हमारा, इसको टोन करता है स्प्लीन को। SP6 हमारा ब्लड रिलेटेड डिजीज के लिए लिवर, किडनी और स्प्लीन का जंक्शन पॉइंट कहलाता है। CV12 स्प्लीन को टोन करता है और स्प्लीन की डैम्पनेस को कम करता है। UB20 बैक्चू पॉइंट है हमारा स्प्लीन का। स्प्लीन की पुरानी अगर बीमारी होती है तो इसमें हमें मोक्षा कर सकते हैं। UB21 हमारा स्टमक का बैक्चू पॉइंट है, स्टमक की पुरानी बीमारी पर यहाँ पर मोक्षा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे पॉइंट है। डैंड्रफ अगर किसी को होती है तो उसके लिए भी स्प्लीन के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ब्रेन पावर भी ये बढ़ाते हैं। स्प्लीन की डेफिशिएंसी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये। हम इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं वीक में एक दिन, महीने में एक बार हम 7 दिन के लिए इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। एक तो ये और एक लंग्स की डेफिशिएंसी। जब पृथ्वी तत्व में बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है तो बवासीर, वेरिकोस वेन्स और गुदा तथा यूट्रस बाहर निकल जाता है, शिरास्फीति हो जाती है, इस तरह से रोग हो जाते हैं। यानी कि स्प्लीन की सिंकिंग हो जाती है, स्प्लीन की का सिंकिंग हो जाती है। मतलब हमारी स्प्लीन क्या करती है, हमारी स्प्लीन हर ऑर्गन को उठाने का, होल्ड करने का काम करती है, रेस करने का काम करती है। तो अगर स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो सिंकिंग हो जाती है। तो उसके लिए हम SP3 SP6 HT21 HT36 GB1 GB20 और CV6 ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर टोन करेंगे। इसी तरह से शरीर में अगर जगह जगह काले दाग पड़ने लग जाते हैं, यूरिन के साथ ब्लड आने लग जाएगा, इस तरह से अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी तत्व ये हमारा अर्थ टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस पर रक्त पर बांध न बना, मतलब होल्डिंग पावर खत्म हो रही है, वो ब्लड निकल रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है, तो उसके कारण हो रहा है। तो ऐसे में स्प्लीन की कंट्रोल पावर जो है वो कम हो रही है। तो स्प्लीन हम जानते हैं कि हर ऑर्गन को अपनी जगह होल्ड करके रखती है। तो उसके लिए हम SP1 SP3 SP6 SP10 HP36 CV12 UB17 UB20 UB21 ये सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर टोन करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मेटल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेटल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग होते हैं वो जानकर धीमे चलते हैं, जानबूझ के वो धीमे धीमे चलते हैं, आराम से चलते हैं।
तेज आवाज उनकी बहुत तेज होती है और चौड़ी चौकोर छाती होती है, गर्दन सुदृढ़ होती है और तिकोना चेहरा उनका थोड़ा तिकोना होता है, ट्रायंगल शेप का होता है। अगर ये तेज चलने लग जाते हैं और धीरे बोलने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि बीमारी आ गई है। तो लंग्स में बीमारी आ सकती है क्योंकि लंग्स का प्रॉब्लम हो सकती है, मेटल टाइप है तो जीभ पर लंग्स के क्षेत्र में अगर दो आड़ी लंग्स वाला जहाँ पे जीभ का क्षेत्र है वहां पर अगर दो हॉरिजॉन्टल रेखा बन जाए तो इसका मतलब है कि लंग्स वीक हो गई है। तो मेटल टाइप कॉन्स्टिट्यूशन का अगर धीमे बोलते हैं तो लंग्स इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि धीमे बोल रहा है। अगर धीमे बोल रहा है तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लंग्स की डेफिशिएंसी हो गई है। सबसे अच्छा ये सिम्पटम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले लिवर 7 है। लिवर 7 की जगह हमें यहाँ पर LU7 करेंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो LU7, LU9, CV6, UB13, GB12 और HT36 ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। अगर मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, गाल फूले होते हैं तो भी ये इसका मतलब ये हम लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे। पिचके गाल होते हैं इसका मतलब भी लंग्स की डेफिशिएंसी है। तो ये हम गाल फूले हैं तो लंग्स एक्सेस है और पिचके हुए गाल हैं तो लंग्स की डेफिशिएंसी है। UB13 यहाँ लंग्स का बैक्यू पॉइंट है। GB12 बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा, सम्राट कहलाता है। सम्राट यानी हार्ट, खंबा। तो हार्ट यानी खंबा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है GB12। तो इन सारे पॉइंट को यहाँ पर हम टोन करेंगे। तो इस तरह से हम देख के उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पता लगा के हम मोटा मोटा पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण है या उसकी अगर उसके उससे रिलेटेड अगर कद काठी, चाल ढाल, हाव भाव, रंग वर्ण ये सब देखकर कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पता लगा लेंगे उसके बाद हम समझ सकते हैं कि अच्छा इसे ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का है तो ये प्रॉब्लम होनी स्वाभाविक है। तो हम उसे वो वाले पॉइंट तो दे ही सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले सिम्टोमेटिक उपचार करेंगे और उसके बाद में हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिसका है वो उपचार हम देंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा चेंजेस इन ओरिजिनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। चेंजेस इसमें शरीर की मूलभूत संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था लॉन्ग टर्म चेंजेस और शॉर्ट टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस एक बहुत लंबे समय में अगर बॉडी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बॉडी चेंजेस कहेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म में शरीर में अगर लंबी अवधि में परिवर्तन आ रहे हैं तो इसका मतलब है अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, क्रॉनिक हुआ है प्रॉब्लम। तो जैसे कि छाती, चेस्ट में और एपिगेस्ट्रियम में बहुत मोटा और बड़ा हो जाए तो ये एक दिन में तो होता नहीं है, इसको महीनों लगता है। तो ये इसका मतलब है स्टमक एक्सेस हो गया है। तो इसके लिए हम P6, CV12 और HT34 ये तीन ही पॉइंट है। इसमें तीनों पॉइंट को यहाँ पर हम सेडेट करेंगे। HT34 हमारा G12 पॉइंट है स्टमक का। फिर नेक्स्ट है हमारे थाइस बहुत मोटी हो जाए तो और नीचे के थाइस तो मोटे हो जाए और नीचे के पैर बिल्कुल पतले हो जाए तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी, जैसे कि हमने पहले देखा था स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हमने देखे थे SP3, SP6, HT36, CV12, UB20 और UB21 ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। ऊपर वाला जो था वो P6, CV12, HT34 ये एक्सेस का था तो इन्हें हम यहाँ पर सेडेट करना था। ये हमें यहाँ ध्यान रखना है कि एक्सेस है तो सेडेट करना है और डेफिशिएंट है तो हमें यहाँ पर टोन करना है। तो ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी है तो इसको हम यहाँ पर टोन करेंगे। CV12 पर अगर उपचार देते हैं तो स्प्लीन की ऊर्जा बढ़ती है और स्टमक में रुका हुआ भोजन नीचे चले जाता है। शरीर अगर मैम बहुत ज्यादा स्प्लीन की दुबला पतला हो जाए, स्प्लीन की डेफिशिएंसी और शिंकिंग सेम ही है क्या? श्रिंकिंग श्रिंकिंग सिंकिंग स्प्लीन की हाँ सिंकिंग सेम है दोनों का। नहीं सेम नहीं है। मतलब अगर स्प्लीन की ऊर्जा बहुत ज्यादा घट जाएगी तो वो सिंकिंग हो गई। मतलब एक तो तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी, वेरिकोज वेन्स और जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो वो शिंकिंग में होती है कि डेफिशिएंसी में होती है? वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम सिंकिंग में होती है मैम। अच्छा हाँ ओके। ये क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगर ऊर्जा घट गई है तो स्प्लीन की सिंकिंग हो गई है तो उसकी तो प्रॉब्लम के ये कारण जो होती है। पॉइंट है मैम इसमें जो आपने इसकी बताए डेफिशिएंसी की, यही तो बुक में शिंकिंग के भी पॉइंट है सेम? नहीं मैम अलग है, अलग है? अलग है मैम। स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट अलग हैं। आप टाटाई 7 में देखना पीछे की तरफ सारे पॉइंट्स स्प्लीन वाले में चैप्टर में दे रखे हैं। स्प्लीन की डेफिशिएंसी के अलग पॉइंट है, स्प्लीन की सिंकिंग के अलग पॉइंट्स हैं। कौन से तो पॉइंट बता रहे ओके मैम। कौन से पॉइंट बता रहे मैडम?
मैम ये सर ये पूछ रही है कि स्प्लीन की डेफिशिएंसी की और सिंकिंग के सेम पॉइंट है, अलग पॉइंट है? नहीं नहीं, डिफिशियंसी के बाद ऐसा ना, डिफिशियंसी के बाद उसमें 2-3 पॉइंट ऑफ रेजिंग के लिए देखिए। सिंकिंग माने डूब रही है, सिंकिंग माने हिंदी बोलिए, उसका हिंदी क्या हुआ? डूबना। डूबना माने बहुत अधिक एनर्जी का गिर जाना। अब डूब रही है तो उसमें स्प्लीन की सिंकिंग, स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट तो लगेंगे, उसके साथ 2-3 पॉइंट और बढ़ा दीजिए। जैसे गवर्निंग वेसल का 1 बढ़ा दीजिए, गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट बढ़ा दीजिए। आप 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं आप CV6 सीवी, क्या कहते हैं, CV6, जो ये पॉइंट ठीक है है। एनर्जी के, एनर्जी वाले पॉइंट बढ़ा दीजिए। तो ये 3-4 पॉइंट आप, और एक पॉइंट और है आपको मिलेगा UB35, UB35, वो भी आपको रेजिंग के लिए, उनको रेज करना वर्चुअली। जो आपका डिफिशिएंट हुआ है, डिफिशिएंसी तो लगाइए ही लगाइए, उसके साथ 3-4 पॉइंट और ऐड कर दीजिए, उसको रेज करना, ऊपर उठाना है। ठीक है। सर एक ST21 भी एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, सिंकिंग में ST21 भी एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है। बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है। तो मतलब ऐसा है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि, ये एक बात समझ सकता मैडम, ये मत सोचिएगा कि सारे पॉइंट, कोई अगर आप 4-5 पॉइंट आपके पास मान लीजिए हैं और आप 4 पॉइंट लगा देती तब भी वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत मैम बड़ा। ओके सर। मैम टाटाइज 7 में ये 346 पेज नंबर पे आपको स्क्रीन के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके मैम, ओपन कर लिया मैंने। हाँ जी। हाँ देखिए, उसमें बस भैया पॉइंट आउट मिलेगा आपको, 3-4 पॉइंट आउट उसमें ऐड कर दीजिए, बस इतना है। जी मैम। ओके सर, थैंक यू सर। अगर शरीर बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है तो इसका मतलब है कि या तो शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है या इन डेफिशिएंसी हो गई है। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि इन क्या है। ब्लड भी तो हमारा इन का ही रूप है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं कि ब्लड डेफिशिएंसी और इन डेफिशिएंसी। बहुत ज्यादा तो इसमें डिफरेंशिएट मुझे भी नहीं पता है, सर ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। ब्लड हमारा इन का ही रूप है, तो या तो अगर शरीर दुबला पतला हो जाता है, फ्लूइड्स की कमी हो गई है, तो इन डेफिशिएंसी का अगर हम उपचार देंगे तो ये हमारा ये ईओवी की बुक का उपचार इसमें बताया है कि फॉर मेल के लिए हम LU7 को लेफ्ट में टोन करेंगे और K6 को हम राइट में यहाँ पर सेडेट करेंगे, और फीमेल में हम LU7 को राइट में टोन करेंगे और K6 को हम यहाँ पर लेफ्ट में सेडेट करेंगे। कंसेप्शन वेसल का है ये, इसमें हम ST30 और CV1 इन दोनों पॉइंट पे हम दोनों तरफ दाना मेथी लगाकर हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ब्लड डेफिशिएंसी देखें, ये तो हमने इन डेफिशिएंसी देखी। ब्लड डेफिशिएंसी के लिए हम यूबी जो कॉमन पॉइंट है, फिर हम अलग अलग उपचार अलग करेंगे कि ब्लड डेफिशिएंसी किस तरह की ब्लड डेफिशिएंसी की, स्प्लीन में ब्लड डेफिशिएंसी क्या है, यूट्रस में है या लार्ज इंटेस्टाइन में है, ये अलग अलग होती है। हार्ट में हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी भी होती है, तो ये हम अलग अलग देखेंगे। लेकिन ये कॉमन है, ये UB17, UB20, UB38, ST36 और SP10, ये हमारे पॉइंट्स है, इन्हें हम यहाँ पर टोन करेंगे। तो ये टोन करने से ये यहाँ पर ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर शरीर पतला हो रहा है, तो ये तो ब्लड डेफिशिएंसी है, इनडेफिशिएंसी है। अगर शरीर पतला हो रहा है तो हाइपर थायराइड के कारण भी हो सकता है। हाइपर थायराइड बहुत रेयर होती है, और इसमें शरीर पतला दुबला होने लगता है। दो तरह के थायराइड होते हैं, हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड। हाइपोथायराइड में हमेशा शरीर मोटा होने लग जाता है, तो ये जनरली हमें हाइपोथायराइड वाले पेशेंट मिलते हैं, हाइपर थायराइड वाले कम मिलते हैं। तो हाइपर थायराइड में शरीर पतला दुबला हो जाता है, बोन्स गलने लगती हैं, तो ये रेयर बीमारी होती है। तो थायराइड जो होती है वो हर ऑर्गन्स की कार्य प्रणाली की क्षमता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम इसको देखेंगे तो थायराइड जो होती है बॉडी हार्मोन्स को बैलेंस करने के साथ साथ सारी ऑर्गन्स की कार्य प्रणाली और क्षमता को बैलेंस करता है ये थायराइड हमारा। हार्ट में जैसे हम देखेंगे, हार्ट हमारा कितने मिनट, उसको कितने मिनट में कितनी बार ब्लड पंप करना है, कितनी बार उसको धड़कना है, किडनी और लिवर को कैसे काम करना है, लंग्स को किस तरह से काम करना है, सारा काम ये हमारा थायराइड देखता है। और थायराइड सीधा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, वो ब्रेन की बात मानता है। इसलिए अगर थायराइड का पेशेंट है तो एक्यूपंक्चर में हम लोग ब्रेन का हमारा कौन सा वो है, हमारा लेफ्ट थंब है, तो लेफ्ट थंब में 9 नंबर जो फिंगर है लेफ्ट थंब, तो हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि थायराइड और ब्रेन इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाइपोथायराइड अगर होता है तो उसमें सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करने लगते हैं और शरीर मोटा हो जाता है, और हाइपर थायराइड होता है उसमें शरीर पतला होने लग जाता है। तो ये हमारा हाइपर थायराइड का ट्रीटमेंट है, CV15
CV23, UB15, GB14, GB20, H7, लिवर 2 और LI4, ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे हाइपरथायराइड के पॉइंट हैं। फिर इसके बाद हमारे अगर भूख तो बहुत लग रही है, भूख तो ज्यादा लग रही है और खा भी बहुत रहा है इंसान, लेकिन फिर भी दुबला पतला हो रहा है, तो इसका मतलब है स्टमक, स्प्लीन, लिवर और गॉल ब्लैडर, इन सारे में हीट बढ़ी हुई है। तो हीट घटाएंगे, हीट बहुत ज्यादा लग रही है तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी, नेचुरल है, लेकिन फिर उसको बॉडी को लग नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लिवर 2, लिवर 3, GB34, HT36, SP6, SP9 और 4, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा, अगर शरीर मोटा हो जाए तो ये स्प्लिन यांग की डेफिशिएंसी बताता है। स्प्लिन यांग अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो शरीर में कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी इकट्ठी हो रही है। तो अगर इसमें शरीर मोटा हो रहा है तो स्प्लिन यांग की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए हम SP3, इसके लिए हम अलग अलग है, इसमें SP3 SP6 को टोन करेंगे, SP3 SP6 और HT36 और CV12 और UB21, ये पॉइंट हम यहाँ पर टोन करेंगे। और सेलेक्ट करने वाले पॉइंट है हमारा SP9, HT28, फिर उसके बाद CV9 सेलेक्ट करेंगे, फिर हम UB22 को सेलेक्ट करेंगे। तो चार हमारा जो चार पॉइंट क्यों सेलेक्ट करना है? बस वाटर जी सर, निकालने के लिए बस। जी सर, इसमें SP9, HT38, CV9 और UB22, ये ह्यूमिडिटी निकालने के लिए इनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर शरीर मोटा हो रहा है तो ये हाइपोथायराइड के कारण भी हो सकता है। मैम अगर सीडेट वाले पॉइंट रिपीट कर दीजिए। जी, नहीं, SP9, आप एक नोट करिए, ऐसे है, देखिए 4 पॉइंट, जब भी कभी अगर आपको कभी लग रहा है कि बहुत अधिक शरीर मोटा हो रहा है और स्प्लीन, मतलब यानी स्प्लीन जो है वो उसकी डिफिशियंसी हो रही है यांग की, तो वो पानी निकल नहीं पाएगा, शरीर में पानी खूब भर जाएगा पेट के अंदर, स्पेशली बीच वाला एरिया, ठीक। तो ऐसे दशा में आपके पास केवल 4 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, 2 तो 9 है, एक SP9 है और एक CV9 है। CV9 को हम लोग मानते हैं ना जल को नियंत्रण करता है, SP9 भी जल का नियंत्रण कर रहा है, तो SP9 CV9 दो 9 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है आपका है ST28, स्टमक 28, और ये आप देखिए स्टमक 28 तो लोकेशन देखिएगा उसी के आसपास आ रहा है ना, इसी एरिया में आ रहा है, नीचे पढ़िएगा देखिएगा ST30 के आसपास, जो गोनाडल एरिया के आसपास ST28 उससे लेकर के 30 तक पहुंच जाएगा। तो एक पॉइंट ये होगा सेडेशन का। चौथा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ये नोट करना पड़ेगा कि ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है, ये ट्रिपल वार्मर का बैकशू पॉइंट है। और बेबी बाइट, इसका नाम ये है कि ट्रिपल वार्मर एक ऐसा वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो ब्रेन के किसी भी आदेश का पालन करती है। तो जब भी कभी कोई नीचे से कोई निकलना होगा, पानी निकलना होगा या अपने ऑर्गन्स को व्यवस्थित रखना होगा, सब जगह निर्देश देने का काम ये ट्रिपल वार्मर का है। तो ट्रिपल वार्मर के इस पॉइंट को जरूर लगा दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि वो बाहर से एनर्जी को ऊपर से जो आ रही है उसका यूरिन को उनको पास आउट कर दे, यानी बाहर शरीर से द्रव बाहर निकल जाए। तो 4 पॉइंट केवल आपका सेडेशन के है, दो 9 है, SP9 UB और CV9, और एक आपका UB22 है जो कि ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है, और एक ST28 है। 4 पॉइंट को आप याद करिए हमेशा के लिए, ठीक सर, थैंक यू सर। अगर शरीर मोटा हो रहा है तो हाइपोथायराइड के कारण भी हो सकता है। तो हाइपोथायराइड के यहाँ पॉइंट दे रखे हैं GB14, GB20, LU9, LU10, K7, CV6, TW13 और LI4। इनको हमको दाना मेथी लगानी है, हमें इसे टोन सेलेक्ट नहीं करना है, दाना मेथी लगाकर या स्टार मैग्नेट दाना मेथी लगाना है और उससे हमें बैलेंस करना है। हाइपोथायराइड अगर किसी को होता है तो एक उसका चेक करने के लिए कि हाइपोथायराइड है, उसका बहुत अच्छा एक रूल है, सर ने बताया था। हाइपोथायराइड करने वालों के अगर हाथ हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो हाथ अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो उनके हाथ जो होते हैं शेक करते हैं, ऐसे हाथ शेक करेंगे, धूसते हैं, हाथ कांपते हैं इस तरह से, तो इसका मतलब है उनको हाइपोथायराइड है। तो हम ये पॉइंट देकर उनका इलाज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म चेंजेस। शॉर्ट टर्म चेंजेस में अगर हम आते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस में आते हैं तो शॉर्ट टर्म चेंजेस में हमारा शॉर्ट टर्म चेंजेस परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी कुछ दिन पहले कुछ हुआ और अगर हम उसको उपचार देते हैं तो जल्दी ही वो ठीक भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैडम हाइपोथायराइड बता दो, हाइपोथायराइड में आप किडनी यांग भी लगा सकते हैं, किडनी यांग डिफिशियंसी। जी आप किडनी के चैप्टर में पढ़िएगा, उसमें हाइपोथायराइड भी एक वो पॉइंट है। किडनी के चैप्टर में जब आप जाएंगे
इसमें आगे किडनी के चैप्टर आपका आएगा, चैप्टर 29 है, कौन सा है किडनी के चैप्टर, इसी में ट्रीटाइज 7 में चैप्टर किडनी का है 22। तो 22 में आप जब पढ़िएगा तो पेज नंबर आपको मिलेगा किडनी यांग में पेज नंबर मिलेगा 256 है क्या, 256। तो किडनी यांग डिफिशियंसी में इसमें आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है हाइपोथायराइडिज्म, ये एक सिम्टम है। तो आप जो है किडनी यांग डिफिशियंसी, हाइपोथायराइड में किडनी यांग डिफिशियंसी भी लगा सकते हैं। क्लियर? जी सर, ठीक है। चलिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम देखते हैं कि हड्डियों में जैसे अगर बोन्स में एकदम से चेंजेस आ गया कि बोन्स अगर कमजोर हो गए, जल्दी जल्दी क्रैक आ गए, उसमें चूने की कैल्शियम की कमी हो रही है, तो किडनी, हम जानते हैं बोन्स हमारे किडनी से रिलेटेड होता है, तो किडनी एसेंस की कमी के कारण, तो ये हमने पहले भी देखे थे पॉइंट K3, K6, CV4, UB23, GV4, GV14, GB20, GB39, UB11। UB11 हमारा बोन और कार्टिलेज का बहुत इंफ्लुएंशियल पॉइंट बहुत अच्छा है ही। CV15 हमारा, CV15 इसमें नहीं है, UB15, ये हम इन पॉइंट को यहाँ पर हम टोन करेंगे। अगर हड्डियों में चूने की कमी हो रही है, तो ये हमारा हाइपोपैराथायराइड के कारण, मतलब पैराथायराइड बढ़ गया है, तो उसके लिए हम यहाँ पर P6, SI3, लिवर 2, लिवर 3 और CV15 हम जानते हैं, हमने पहले भी देखा था, पिट्यूटरी और हमारे पूरे के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड का बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इनको हम यहाँ पर दाना मेथी लगाकर ट्रीट करेंगे। स्किन में अगर ढीलापन आ जाता है, तो स्किन में ढीलापन आता है लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण। तो लंग्स की एक तो उम्र के साथ उसकी इलास्टिसिटी कम हो रही है, तो वो तो नेचुरल है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई यंग है और उसका स्किन में ढीलापन आ रहा है, तो उसके लिए हम लंग्स की डेफिशिएंसी का पॉइंट देंगे। और अगर ये स्किन के ढीलापन में स्प्लीन की डेफिशिएंसी का भी हम हाँ, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यस, स्प्लीन डिफिशियंसी भी दीजिए जी सर, जी। क्योंकि स्प्लीन होल्ड करती है, तो हम होल्डिंग 3 महीने तक हम ये 3 महीने तक हमें लगाना पड़ेगा। LU7, LU9, CV6, UB13, GB12, ST36, ये पॉइंट हमें सेट करेंगे, टोन करेंगे इन पॉइंट को, और स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट को भी हम 3 महीने तक अगर टोन करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। फिर है हमारा मसल्स में ढीलापन और मसल्स में ढीलापन आना। ऐसा स्प्लीन, ये भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी, कहीं भी ढीलापन आ रहा है तो होल्डिंग पावर कम हो रही है, तो ये भी हम स्प्लीन होल्ड नहीं कर पा रही है, तो इसमें भी हम स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट देंगे। SP3, SP6, ST21, ST36, GB1, GB20, CV6, ये सारे पॉइंट को हम यहाँ पर टोन करेंगे। कहीं भी देखिए, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जब भी कभी आपको लगे कि कोई चीज लटक रही है या कोई चीज अपनी जगह छोड़ रही है और होल्ड नहीं कर पा रही, तो होल्डिंग का एक ही ऑर्गन है हमारे पास, स्प्लीन। तो होल्डिंग के लिए आप स्प्लीन को जरूर यूज करिए। जब भी कोई ऑर्गन, एनी ऑर्गन, कोई भी स्किन, कोई ऑर्गन, कोई भी चीज, जो भी आपका, अगर आपको ढीलापन कहीं लग रहा है या लटकना लग रहा है, तो आपको स्प्लीन का डिफिशियंसी का उपचार करना ही करना है। ठीक, ये सब पॉइंट दिन में 8-10 घंटे भी लगा सकते हैं, या सारा दिन लगाने बहुत जरूरी है? नहीं, केवल कोई भी पॉइंट लगाइए तो 8 से 10 घंटे, उससे अधिक नहीं लगाना है कभी। फिर उससे हाथ अधिक पे लगा ले सकते हैं, जी, हाथ हैंड्स पे लगा सकते हैं, हाँ, हैंड्स पे लगाइए। तो रात को लगा के सो जाए। हाँ, रात मैम में, बहुत अच्छा तरीका है, रात को लगा के सो जाइए, सो बता देते हैं। रात में लगा के सो जाइए, जी सर, सवेरे उठा, सवेरे निकाल दीजिए। और देखिए, कंसेप्ट ये है कि इस किडनी को छोड़ करके, किडनी के कोई पॉइंट हम लोग कीते K3 वगैरह को, इसके अलावा शेष सारे पॉइंट जो भी आप करते हैं, कभी आप 24 घंटे मत लगाइए, उससे बहुत फायदा नहीं होता है। आप 8 घंटे 9 घंटे लगाइए, उसके बाद उसको निकाल दीजिए, फिर भले 1 घंटे बाद लगा लीजिए। जी सर। ऐसा मत कीजिए डिफिशियंसी जी। कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें 4 पॉइंट बताए थे JP अग्रवाल सर ने, तो उन्होंने तो कहा था कि उसे मतलब दिन रात लगाना ही लगाना है, 3-4 दिन लगाइए, फिर 1 दिन हटा दीजिए। नहीं, देखिए, कंसेप्ट हम कई थेरेपी को हम लोग करते हैं, और प्रोफेसर हम ऐसा नहीं हमको कोई ज्ञान हुआ है, ज्ञान वर्चुअली क्या होता है, हम लोग मॉडर्न साइंस भी पढ़े। मॉडर्न साइंस में ये कंसेप्ट है कि ट्रायल एंड एरर के आधार पर जो अपना बॉडी है वो अपने को ठीक करती है।
तो कैसे जी। ठीक करती है? जब हम आप कोई पॉइंट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो भी देखिए रिएक्शन तो पहले वो भी करती है ना, एक्शन रिएक्शन वहां होता है, कोई पॉइंट आया तो बाहरी की एनर्जी है ना, तो वो चाहती है कि भाई ये एनर्जी क्या है, तो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करती है। तो जब भी कभी 8 घंटे 9 घंटे आप लगाएंगे, किडनी को छोड़ दीजिए, किडनी तो हमेशा हम लोग मानते हैं चाइनीज में कि किडनी हमेशा डिफिशिएंट होती है, अदरवाइज आप 8 घंटे लगाइए, फिर आप आधे घंटे छोड़ दीजिए, 1 घंटे छोड़ दीजिए, फिर लगा लीजिए। जी सर। उससे क्या होगा, ट्रायल एरर सिस्टम से बॉडी मॉडर्न साइंस कहती है, जैसे हम लोग उसको एग्जाम्पल जो दिया गया था वो ये है कि कोई आपका एल्सेशियन डॉग है, वो जब आप कोई पहुंचता है तो पहले भूं भूं करता है, भौं भौं करेगा, भौं जी। भौं करेगा, उसके बाद जब कोई अंदर आ जाएगा तो वो थोड़ा सा भौंकेगा, फिर थोड़ा सा जब धीरे धीरे आ जाएगा, 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन 4 दिन आया, वो एल्सेशियन डॉग उससे परिचित हो जाएगा और अल्टीमेटली उसका काम करना बंद कर देगा, भाई उसको न भोंकेगा। हमारा काम, शरीर का काम ट्रायल एरर के माध्यम से ठीक करना। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर अपने आप होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग पॉइंट देकर ही ठीक करते ना, पॉइंट देकर सपोर्ट करते हैं हम लोग, जी सर। इम्यूनिटी पावर है ही है। तो इसलिए हम जो हम लोग को बताया गया उसके हिसाब से ये कि कोई पॉइंट लगाइए, 8-10 घंटे। किडनी वाले में हम लोग लगा देते हैं वो भी 1-2 दिन, कोई ऐसा नहीं कि ऐसा 4 दिन 5 दिन लगाने से कोई बहुत फायदा नहीं होगा। आप आधे घंटे जरूर निकालिए, फिर लगा दीजिए दोबारा, जी सर। ये हमेशा करिए। ठीक है सर। और दूसरी बात, और जो आपका ईवो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल वाले पॉइंट है, वो आपको 5 घंटे से दिन लगाना ही नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना, 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना। बिल्कुल नहीं लगाना। 5 घंटे लगाइए, फिर ब्रेक कर दीजिए और फिर लगाइए। उसी तरह वाईएनएम के पॉइंट है, ये और पावरफुल पॉइंट है, इनको भी 4-5 घंटे से दिन मत लगाइए। जब जी तक बहुत सी देखिए, बहुत क्रॉनिक कोई चीज हो, बहुत डिफिशियंसी वाली पॉइंट हो, तभी आप करिए, अदरवाइज ऐसे बहुत। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो आप नोट कर लीजिए, जब भी किसी व्यक्ति की एनर्जी बहुत घटी हो तो कोशिश करिए कि टोनिफिकेशन वाले पॉइंट, हाई टोनिफिकेशन वाले पॉइंट न लगाइए। जैसे हाई टोनिफिकेशन के पॉइंट हम लोग बता रहे थे ना, GV1, GV20, गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20, UV35, ये जो CV6, ये हमारे हाई एनर्जी पॉइंट्स हैं। ये नहीं लगाने हैं। इन पर टोन लगाइए, तो मेथी लगाइए, अच्छा जी। पॉइंट पे तो लगा, मेथी लगाइए, टोन सीडेट मत करिए शुरू में, मैं नहीं कह रहा हूँ शुरू में, धीरे धीरे एनर्जी आने दीजिए। मान लीजिए इसको एग्जाम्पल इस तरह समझिए कि कभी कभी ऐसा हो सकता है, बहुत कमजोर जब होता है तो कोई बहुत हाई डोज का इंजेक्शन नहीं दिया जाता। जी जी। हाँ, तो कहते हैं कि भाई एनर्जी तो हो, जी सर। उस एनर्जी पर देने पर कहीं ऐसा हो सकता है कि उसका आउटबर्स्ट हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। तो कभी कभी उससे विपरीत प्रभाव होता है, इसलिए बहुत एनर्जी पर ऐसा मत सोचिए कि आप बहुत एनर्जी दे करके बॉडी को बहुत ठीक कर लेंगे ना, ऐसा नहीं। एनर्जी ये क्षमता मानिए, ये हमारा कौन सा बैलेंसिंग सिद्धांत है, याद करिए, नंबर 1। नंबर 2, ये एनर्जी का सिद्धांत है। नंबर 2, इसमें सिद्धांत में हमेशा ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर खुद पावर है, उस पावर को हमको धीरे धीरे उसको बल देना है। ठीक है। ठीक है जी। ऐसा करिए, और ये हमेशा ध्यान रखिए, कौन बहुत ओल्ड पर्सन हो, हम लिखा हुआ आप पढ़िएगा, आयुर्वेदिक में भी लिखा हुआ है कि बहुत ओल्ड पर्सन को बहुत अधिक टोनिफिकेशन सिडेशन नहीं देना चाहिए। तो एनर्जी नहीं है, अब मान लीजिए आपने एनर्जी नहीं है उसके पास, आपने CV6 लगा दिया, क्या करेगा CV6 उसके पास एनर्जी नहीं है CV6 को ढूंढने की। इसको इस तरह मानिए, बोझा, मान लीजिए कोई बोझा दे रहे हैं आप, और सामान्य आपको इसलिए बता रहा हूँ उदाहरण, कोई व्यक्ति शरीर कमजोर हो, उसको आप 100 किलो का बोझा रख दीजिए, गिर पड़ेगा, है ना। उसको पहले एनर्जी दीजिए, बैलेंसिंग वाले सिद्धांत से दीजिए, और उसके बाद आप ठीक कर दीजिए। चलिए, ये अनुभव के आधार पर डिराइव होगा, कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा, और ये डॉक्टर बॉल वगैरह सब लिख चुके हैं, कहीं लिख चुका है, कहीं देखिए, कहीं ना कहीं किसी लिटरेचर में मिलेगा आपको, जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग हो सकता है सामने न पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। जी सर।
सर लेकिन अग्रवाल सर तो वाईएनएम के पॉइंट बोलते हैं 2-2 दिन लगाए रहो आप पैर में। देखिए हमको कमेंट मत कराइए किसी पर, हम कमेंट करने हाँ। के लिए नहीं बोलते हैं। हम नहीं केवल सर हम अपनी बात कर रहे हैं कि कोई एनर्जी, देखिए हमारा सिद्धांत ये है, कोई एनर्जी अगर आप 100 पॉइंट लगा दोगे, 200 पॉइंट लगा दोगे, तो भी ऐसा नहीं कि एनर्जी बहुत अधिक आपके अंदर आ जाए। आपको बैलेंसिंग का सिद्धांत, हमारा सिद्धांत बैलेंसिंग सिद्धांत है, हम उसको मत भूलें। वो बेस है हमारा, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे चाइनीज हो। तो हमको बैलेंसिंग के सिद्धांत को ध्यान रखना है और हमेशा एनर्जी जिसकी एनर्जी बढ़ी हुई है, देखिए वाईएनएम में क्या है, कितनी 45, जिसमें 45 किसमें है, एसटी में ना, स्टमक में। जी सर। 45 कन्वर्टेड इनटू 3 कितने पॉइंट हुए बोलिए? 15 हुए ना। तो 15 की एनर्जी आपके पास है ना उसमें। जी सर। आप जिस सिंगल पॉइंट को लगा रहे हैं 8 घंटे, सिंगल पॉइंट को लगा रहे हैं 8 से 9 घंटे, ठीक, मैक्सिमम 8 से 10 घंटे, उसी पॉइंट को आप जो है उसी 15 वाले गुने के पॉइंट को कैसे 10 घंटे लगाएंगे बोलिए? 3 घंटे में एनर्जी दे देगा वो। ये तो हमको हमारे प्रोफेसर ने जो पढ़ाया था यही बताया था कि वाईएनएम में 3 पॉइंट बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वो उतनी एनर्जी को, जो 15 एनर्जी है या 45 एनर्जी, उसको 3 में समाहित है। तो यानी 1 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और 15 का नंबर स्टमक में जहां जहां अलग है, जैसे हार्ट में 3 का स्ट्रेंथ हुई, लंग्स में भी 3 कुछ की हुई, 3.3 की हुई। तो जिसमें H9 है, H9 पॉइंट है, तो उसमें 3 की एनर्जी हो गई, तो 3 का गुना है ना उसमें पावरफुल। उसमें 44 है तो उसमें भी लगभग 15 है, एक में 67 है, उसमें और अधिक पावरफुल है, 67 में, उसमें 22 है। तो 22 सर ये समझ में नहीं आ रहा जो आप बोल रहे हैं सर। मैम सर बोल रहे हैं कि वाईएनएम में हम 3 पॉइंट तो लगाते हैं ना, 0 1 2। तो हाँ। अगर जैसे लंग्स में, अगर लंग्स में तो हार्ट में अगर 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 पॉइंट्स को आप अगर 0 में अगर 3 पॉइंट को डिवाइड करेंगे ना हम, जैसे स्टमक में 45 है, तो 15 पॉइंट 3 में डिवाइड हो गए ना। अच्छा, 1 में, 0 में और 2 में 15 हो गए। बिल्कुल मैम, वो अभी सही कहना चाह रहे हैं में सर। मतलब 3 सारी एनर्जी को याद करिए ना। आप CMM पढ़ा है आपने कि नहीं? सर अब पढ़ूंगी 5th सेमेस्टर में, अब पढ़ूंगी। CMM का जो कंसेप्ट आया था उसमें वही लिखा हुआ, लास्ट पेजेस में लिखा हुआ है कि हमारी जो एनर्जी है इतने में है, हमने उसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो एनर्जी का पॉइंट है, जो 45 पॉइंट था, वो हमारा एनर्जी का पॉइंट हो गया 10 में 4.5 का हो गया। ठीक है, 10 एनर्जी सिस्टम है ना, CMM में 10 एनर्जी सिस्टम है। वाईएनएम में हम लोगों ने 3 एनर्जी सिस्टम दिया, 0 1 2, इन्हीं से पूरा इलाज कर रहे हैं। तो यानी पूरी मेरिडियन का इलाज 0 1 2 में कर रहे हैं। एक मेरिडियन में चाइनीज में कितने पॉइंट हैं स्टमक में? 45। तो इसका मतलब 0 में 15, 1 में 15 और 2 में 15, यही तो आधार हुआ जी। तो यानी 1 की पावर 15 है। तो 15 गुना चीज को हम लोग क्यों 8 घंटे लगाएंगे, क्यों 10 घंटे लगाएंगे? हम लगाएं 5 घंटे लगाएं, फिर हटा दें, फिर 5 घंटे लगा लें, 1 घंटे हटा दें, फिर लगा दें। ये तो करिए, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप एनर्जी सिस्टम हटाते हो, ये स्पेशली इसमें कहा गया था, जब हमारा प्लेटलेट काउंट, एक एग्जाम्पल दिया गया था, हमारे प्रोफेसर ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब प्लेटलेट का आपको घट रहा हो तो प्लेटलेट के पॉइंट बढ़ाने के लिए पॉइंट दे दिए गए। हम लोगों ने दिए, आयुर्वेदिक में दिए, चाइनीज में कहीं भी दिए। तो प्लेटलेट काउंट बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन अगर जब उसको 8-9 घंटे से अधिक रखा गया तो प्लेटलेट काउंट वहीं पर रुक गया। फिर क्या किया, उसका तरीका इन किया कि फिर उसको आधे घंटे के लिए निकाल दिया गया और फिर अगली बार जब लगाया गया फिर बढ़ने लगा। तो वो ट्रायल एंड एरर में जब आप पढ़ेंगे आगे, स्पेशली परीक्षण 2 में, तब वो पढ़ाया जाएगा। तो जब जो पढ़ाएगा परीक्षण 2, तब हम लोग समझेंगे। तो अभी से आप थोड़ा समझे रहिए कि कोई भी एनर्जी के साथ बहुत अधिक मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि हम एक एनर्जी सिस्टम को और
इसीलिए कम सिद्धांत का ये, इसीलिए आयुर्वेद में कम पॉइंट्स का सिद्धांत लाया गया। वाइनम इसीलिए लाया गया कि अधिक पॉइंट्स लगाने से बहुत वो नहीं है, कम पॉइंट्स में हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें कोशिश करिए, जैसे वाईएनएम जैसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, उसमें वेसल लिखा हुआ है, मेरिडियन नहीं है, वो वेसल है। वेसल माने अधिक एनर्जी वाली है। तो उसमें भी हमको यही करना है कि उसमें कभी भी 5 घंटे से अधिक मत लगाइए, फिर रोक दीजिए, फिर 1 घंटे हटा दीजिए, फिर लगा दीजिए। ये नहीं कह रहे कि दोबारा न लगाइए, आप 24 घंटे लगाए रखिए, 1-1 घंटे का ब्रेक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ, कोशिश करिए कि उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करिए बस। वाइनम में भी करिए, आप उस पॉइंट को हटा दीजिए, फिर 8 घंटे बाद फिर लगा लीजिए, वो फिर 1 घंटे बाद फिर लगा लीजिए। आप 4-5 घंटे लगा रहे हैं, 4-5 घंटे लगाइए, 1 घंटे आधे घंटे हटा दीजिए, फिर लगा दीजिए, फिर आधे घंटे हटा दीजिए, फिर लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा, एनर्जी ट्रायल बैलेंस के माध्यम से अपनी बॉडी, शरीर अपना बैलेंस करेगा। शरीर ही बैलेंस करता है, कोई नहीं करता है। ये भी देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी। ये हमारा जो है नेचुरोपैथी का पार्ट है। नेचुरोपैथी में क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सब वो भी कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। वो अपने आप परिवर्तन करते हैं, अपने आप अपने को एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से नहीं आता है, नहीं तो बहुत से बैक्टीरिया वही बीमारी दूसरे को होती है, दूसरे को नहीं होती है, बगल वाले को नहीं होती है। कोरोना पीरियड में तमाम में कहा गया था कि बैक्टीरिया बड़ा पावरफुल है और कहीं प्रवेश कर जाता है। लोगों ने माउथ वो दिया, सांस जो देने था, माउथ देने के बावजूद कोरोना नहीं हुआ। कैन यू बिलीव? एग्जाम्पल यहीं पर है, लखनऊ में एग्जाम्पल है। उन्होंने माउथ रेस्पिरेशन दिया अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और उनको वो सरवाइव कर गए, उनको कुछ नहीं हुआ। तो चलिए, एनर्जी से ठीक है, बस यही है। कोशिश करिए, आप किसी से कंपेयर मत किया करिए। अपने दिमाग, आपका दिमाग है, आप ए पढ़िए, बी पढ़िए और मिला लीजिए, जो आप समझ में आए, जो आपका दिमाग कहे उसको, उसके अनुसार आचरण करिए। क्यों सरिता मैडम, क्यों मैं कह रहा हूँ, बोलिए। सर, ये कंसेप्ट तो मेरा आज फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है कि इतने पॉइंट है तो ऐसा हो सकता है। ये चीज अभी तक आई नहीं थी मेरे इसमें। नहीं, हम लोग 2 चीजें हैं। पहले और आप समझ लीजिए, जब आयुर्वेदिक पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेदिक के कुछ सिद्धांतों को हम लोग बेटर मानते हैं। कैसे मानते हैं? वहां मन नाम का एक कंसेप्ट अलग से नहीं है। चाइनीज में मन है, माइंड लिखते हैं वो, लेकिन और गार्बेडर वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन मन के रूप में अलग से एक अवधारणा नहीं। हमारी अवधारणा में एक अवधारणा मन की है, ठीक है। मन हमारे यहाँ बड़ा शक्तिशाली है और मन की अवधारणा में आप पढ़िएगा, मन की अवधारणा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो क्लास जो है मैडम का क्लास यहीं पर समाप्त हो गया है। मन की अवधारणा में बहुत बढ़िया क्लास दिया, सबको अच्छा लगा होगा। मन की अवधारणा में एक और पॉइंट नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। देखिए, अपने आधार पर भी आप ही लोग थेरेपिस्ट हो, आप ही लोग को रिसर्च करोगे, आप ही लोग आगे बढ़ाओगे थेरेपी को। कैसे बढ़ाएंगे? जब तक आपकी एक अवधारणा अपनी नहीं होगी तब तक कैसे बढ़ा पाएंगे? जैसे मन की अवधारणा ये है कि मन जो संकल्प करता है, हम लोगों ने क्या लिखा, याद करिए। आयुर्वेदिक में, आयुर्वेद में क्या हमने क्या, यहाँ उंगली में क्या है, कौन से मेरिडियन है, बोलिए एनी पर्सन। इस उंगली में कितनी मेरिडियन है? अरे 10 मेरिडियन सर। आयुर्वेद में, आयुर्वेदिक 10 कितनी है? मेरिडियन। 10 ना, 10 नहीं है। 10 वर्टिकल है, 10 हॉरिजॉन्टल है, 10 स्पाइरल है, 30 है ना। और नेल चक्र में 10 है, 10 है ना। तो हमारे पास मेरिडियन तो 40 मेरिडियन हो गए इसमें। अब हम लोगों ने एक कंसेप्ट लिया है, ब्रह्मांड से यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। ये कंसेप्ट लिया है। अब इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या हुआ,
कि जो भी ब्रह्मांड में है वो इसमें है, और हमारा, हम कहते हैं ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, हम कहते हैं ईश्वर का अंश है। तो यानी आत्मा को हम लोगों ने परमात्मा का अंश माना है ना? बोलिए हाँ, तभी बोले आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी सर। तो परमात्मा का जब आत्मा का अंश है तो आत्मा, और हर सेल में हमने क्या कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, कहा है ना? तो यानी हमारी कोई जो सेल है वो अपने आप में, उसमें न्यूक्लियस भी है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो यानी वो अपने आप में कोशात्मा है। कोशात्मा समझ रहे हैं ना? कोश की आत्मा, सेल की आत्मा, सेल में भी आत्मा है। इसी अवधारणा के आधार पर हमने इस उंगली में 10 मेरिडियन रखे हुए, 10 मेरिडियन वर्टिकल, 10 हॉरिजॉन्टल, 10, और ये कहा है कि इसमें सारे द्रव्य हैं। मेरिडियन माने द्रव्य, 0 1 2 3 4 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, ये सब इसमें है ना? तो जब ये हैं, जब ये हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो इसमें मन भी है, हर में मन है। और मन की पावर ये है कि हम जो वर्टिकल, जो हम कहते हैं कि अपोजिट फ्लो, जो हम कहते हैं, और नॉर्मल फ्लो, तो ये कौन बताता है नॉर्मल फ्लो? कौन अवधारणा देता है नॉर्मल फ्लो की? कौन बताता है? मन बताता है कि नॉर्मल फ्लो कर रहे हैं। फिर अच्छा सरिता जैन मैडम, जब आप पॉइंट लगा देते हो कि 4 5 सीडेड, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड, तो कौन कहता है कि 4 5 सही है? मन ही बोलता है सर। मन बोलता है कि सही है। क्लियर? मन बोलता है कि मैंने इलाज सही किया है, 4 5 सीडेड, 3 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये हुआ है बीमारी। फिर अच्छा, जब आप अपोजिट फ्लो दे रहे होते हो तो कौन बताता है कि अपोजिट फ्लो दे रहे हैं? मन। तो यानी मन अपोजिट फ्लो भी पहचानता है और मन नॉर्मल फ्लो भी पहचानता है। नहीं तो पॉइंट को कैसे मालूम कि यहाँ से यहाँ एनर्जी जाएगी? ये मन तय करता है कि आपकी एनर्जी अपोजिट फ्लो भी जा सकती है और आपकी एनर्जी नॉर्मल फ्लो भी जा सकती है। ये मन तय करता है। चाहे आयुर्वेदिक में, चाइनीज में नहीं है, आयुर्वेदिक में है। तो इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार मन एक ऐसी अवधारणा है जो आत्मा के संपर्क में है, और वो आत्मा को वैसा ही संदेश देती है, बताती है इंद्रियों से संपर्क करने के बाद कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस अवधारणा में मन ये तय कर लेता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, भले हमने पॉइंट कहीं गलत लगा दिया हो। आप पॉइंट गलत भी लगा देंगे, लेकिन मन की अवधारणा ये रहेगी कि हमने पॉइंट सही लगाया है तो सही होगा। और जहां कहीं आपने ये सोचा कि मैंने ये पॉइंट गलत लगाया कि सही लगाया, तो गलत है ना? इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक ऐसी प्रबल है जिसमें मन की अवधारणा, जिसके अनुसार आप कोई अभी कभी मन से जो सोचेंगे वो अधिक मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बार बार जो इतिहास जो कह रहा है या जो साहित्य कह रहा है या अलग अलग जगहों पे लिखा गया है, वो वैचारिक आंदोलन के तहत लिखा गया है, कोई विचार हुआ है तब लिखा गया है। ठीक है, तो परेशान मत होइए, एनर्जी को कम से कम में करिए। आपके अंदर मन ऐसा ताकतवर है। अभी आप पढ़ेंगे, अभी आप बताएंगे आपको ग्रेगियो, वो एक किताब है उसकी, यूरोपियन कंट्री की, उसमें वो होगा, हो सकता है वही का हो या रशियन हो, उसने लिखा है, वो 1864 के आसपास, वही 18वां 19वीं शताब्दी में ये कंसेप्ट माना गया। पहले हम लोग मन को बड़ी अवधारणा में, लेकिन ये साइंस में रिसर्च हुई तो बाहर ये अवधारणा हुई कि साइंस ने कहा कि नहीं, हमारे शरीर से या हमारे उसमें फोटॉन्स के रूप में एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो ब्रह्मांड के जा करके करोड़ों सूर्य, करोड़ों मील दूरी पर, करोड़ों सूर्य के इंद्रियों के हिसाब से, सूर्य की जो एनर्जी है उसके हिसाब से तमाम करोड़ों मील दूर जो है जाकर के संपर्क करती है, कम्युनिकेट करती है, और दे कम बैक। तो कौन शक्ति है? आत्मा के मन के अतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, वही जाती है। आत्मा और मन दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं, और मन जो जाता है वहां से करता है। इसलिए हम लोग
उस अवधारणा को ध्यान रखें। बैलेंसिंग का सिद्धांत है, आप अपने मन को दृढ़ करिए। थेरेपी तो है, लेकिन थेरेपी का पॉजिटिव यूज है कि सकारात्मकता होनी चाहिए, और नकारात्मकता में वही एनर्जी सिस्टम आपके अगेंस्ट चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी सिस्टम को याद करते हैं। इतनी बढ़िया किताबें हम लिखी और हम लोग उसको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो एनर्जी ज्ञान है, और वही ज्ञान जो एनर्जी के रूप में है। हमारे पास एनर्जी आती है तो हम उस एनर्जी को ट्रांसफर करें किसी न किसी को। अगर ट्रांसफर करेंगे तो एक चेन बनेगी और तब खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन। इस शब्दों के साथ 2 मिनट का हमको ब्रेक लेते हैं, उसको बंद करते हैं और फिर हम लोग आते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। आज सेकंड में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर।